वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, वो दिन वो नज़ारा भी आएगा। समंदर है अगर, समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। जिंदगी की परेशानियों से, जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना ए दोस्त। तुझसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा, वो सितारा भी आएगा। राम नाम, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वी देव गुजर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की जो किताब है उसका लगातार अध्ययन कर रहे हैं हम। जो उसका चैप्टर नंबर 5 है चित्रकला, वो अभी पढ़ रहे हैं। और अपन ने जो हाड़ौती शैली है, पिछली क्लास में हाड़ौती स्कूल के बारे में पढ़ा, उसमें बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली के बारे में पढ़ा। जो दोस्तों आज की क्लास होगी हमारी, वो होगी ढूंढाड़ स्कूल। कौन सी स्कूल? ढूंढाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियाँ हैं उनके बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। ढूंढाड़ स्कूल। यदि दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। इसमें सबसे जो पहली शैली है दोस्तों वो है आमेर शैली। कौन सी शैली है? आमेर शैली। ढूंढाड़ शैली, जो ढूंढाड़ शैली है, ढूंढाड़ स्कूल है, उसमें जो सबसे शैली पहली शैली है वो है आमेर शैली। आमेर शैली के बारे में क्या विशेषता है इसकी? जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। यानी कि जो जयपुर शहर है उसकी जो चित्रण परंपरा है, वहाँ के चित्र बनाने की जो परंपरा है, वो पूर्ववर्ती राजधानी यानी कि जयपुर से पहले की राजधानी कौन थी? आमेर। आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में जो आमेर शैली का पहली का पुराना प्रारंभ का चित्र है के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र, कौन सा? यशोधरा चरित्र, यशोधरा चरित्र। और ये चित्र कब का है दोस्तों? ये है 1591 का। ये जयपुर शैली का चित्र है दोस्तों, 1591 का। नामक ग्रंथ प्रमुख है दोस्तों। जो आमेर शैली का प्रारंभिक ग्रंथों में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है? ये है यशोधरा चरित्र। और ये कब का है दोस्तों? ये आपको याद रखना है, 1591 का है। इसी समय बनी रज्मनामा। कौन सी? रज्मनामा, जो 1588 की प्रति। इसकी एक रज्मनामा की कॉपी अकबर के लिए जयपुर सुल्तानखाने में तैयार की गई थी। इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं। किसमें? रज्मनामा में। रज्मनामा में क्या है? 169 बड़े आकार के चित्र हैं। एवं जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। बेराट के तथा कथित मुगल गार्डन और मोजमाबाद के भित्ति चित्र भी इस शैली में निर्मित हैं, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। आमेर चित्रशैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह के टाइम में। कब? मिर्जा राजा जयसिंह के टाइम 1621 से 1667 के मध्य इनका शासनकाल रहा। इस टाइम में इसका दूसरा चरण स्टार्ट होता है कि राज्यकाल से प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए सन 1639 में बनवाए। किसने? जो मिर्जा राजा जयसिंह जी है, वह अपनी जो रानी बी के वास्ते एक तो रसिक प्रिया और दूसरो है कृष्ण रुक्मणी की वेली, ये दो चित्र बनवाया खुद की रानी के लिए। कब बनवाए थे? ये बनवाए थे 1639 में। ये बात आपको ध्यान रखना है, अपनी रानी चंद्रावती के लिए। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित हैं। आमेर में ही मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्रों व अलंकरणों में सुसज्जित है। जो गणेश पोल है बहुत ही शानदार तरीके से इसकी जो बनावट है
गणेश पोल की जो बनावट है, इसकी दीवारों पे भित्ति चित्रों पे शानदार अलंकरण के द्वारा चित्र बनाए गए हैं। इस जो जयपुर शैली है, आमेर शैली है, उसके। आमेर शैली के बाद में दोस्तों जयपुर शैली आती है। जयपुर शैली में क्या विशेषताएं हैं? महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम का काल कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा है। जो महाराजा जयसिंह जी प्रथम हाँ बे को जो टाइम है वो कला की दृष्टियों, किसकी दृष्टि से? आर्ट की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। कला की दृष्टि से इनका जो काल है, इनका जो टाइम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। उन्होंने अपने राज चिन्हों, कोषों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला के खजाना, साज सामान आदि का सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना करी है। कहीं करियो है? जो सवाई जयसिंह जी प्रथम है बे एक काम करियो, बे 36 कारखाना बनाया। अपना जयपुर में कहीं करियो, जो इनकी रियासत थी वहाँ पे इन्होंने 36 कारखाने की स्थापना की थी। किस लिए करी दोस्तों? ये अपने राज चिन्हों, कोषों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान आदि की सुव्यवस्थित ढंग से, यानी कि इन सभी को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए इन्होंने 36 कारखाना की स्थापना करी है। और ये किसने करी है? आपको ये भी ध्यान रखना, ये करी है सवाई जयसिंह प्रथम ने। किसने करी है? महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम, इनके द्वारा जयपुर में 36 कारखानों की स्थापना की गई है, जिसमें सूरत खाना, जो 36 कारखाना है उनमें से एक विभाग था। सूरत खाना भी एक अलग से विभाग था। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। जो सूरत खाना है उसमें चित्रकार क्या करते थे? चित्रों का निर्माण करते थे। ये आपको ध्यान रखना है कि जो सूरत खाना है, ये सूरत खाना है, ये एक ऐसा विभाग है जिस विभाग में, इस विभाग में क्या होता था? इस विभाग में चित्रों का निर्माण करते थे चित्रकार। इसी समय रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस, रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ है। इन्हीं के टाइम में देखो, रसिक प्रिया का चित्र बना है, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस और रागमाला के चित्र इन्हीं के टाइम बने। किन के टाइम? सवाई जयसिंह प्रथम के टाइम में चित्र बने हैं। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय के चित्र सर्जन का केंद्र सूरतखाना आमेर सटकर जयपुर आ गया। जो ये सूरतखाना पहले कहाँ था? आमेर में संचालित होता था, जो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया? जयपुर में आ गया। किन के टाइम में? सवाई ईश्वरी सिंह के टाइम में। इनके समय में साहिब राम और लालचंद नामक चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया है। किन के टाइम में? महाराजा ईश्वरी सिंह के टाइम में दो कलाकार है, एक तो साहिब राम, इनका नाम याद रखना आपको, साहिब राम, दूसरा है लालचंद। इन दोनों ने सवाई ईश्वरी सिंह के टाइम में बहुत अच्छा काम किया है चित्रकारी में। साहिब राम ने बड़े चित्र, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो साहिब राम है, साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र, जिसको आदमकद पोर्ट्रेट बोलते हैं। क्या है? आदमकद पोर्ट्रेट, ये है पोर्ट्रेट। ये क्या होती है दोस्तों? ये बड़े व्यक्ति चित्र, यानी कि किसी व्यक्ति का पूरा चित्र बनाना, ये परंपरा शुरू की है जयपुर के चित्रकार साहिब राम ने। बड़े चित्र बनाना व्यक्तियों के, बनाकर चित्रकला की नई परंपरा स्टार्ट करी है इसने। ये एक नई परंपरा की है जिसमें क्या होता है? व्यक्ति का जो पूरा चित्र बनाते हैं, व्यक्ति का चित्र बनाते हैं इसमें। और पैरों, शरीर से जो सिर होता है उससे लगा के पैर तक आदमकद प्रतिमा बनाते हैं। लालचंद ने जानवरों की लड़ाई के अनेक चित्र बनाए हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को ने भरकर, चित्रों में क्या हुआ? चित्रों में रंगों को ने भरकर क्या है? मोती भर रहे हैं उसमें। मोती, लाख, लकड़ी की मणियाँ को चिपका कर
रीतिकालीन अलंकारिक मणिकुटिम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्रमहल, पुंडरीक की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ है। जो सवाई माधो सिंह जी हैं उनके टाइम में ये चीज़ें हुई है। और कहाँ पे हुई? एक तो गलता जी के मंदिर में, सिसोदिया रानी के महल में, चंद्रमहल में, पुंडरीक की हवेली में कलात्मक चित्रण सुंदर तरीके से हुआ है। लाल चितेरा सवाई ईश्वर सिंह और माधो सिंह के समय एक प्रमुख चित्रकार था। जो ये लाल चितेरा है ये भी कहाँ का है? ये भी है जयपुर का। कहाँ का है? जयपुर का है। और ये किन के टाइम में था? सवाई ईश्वर सिंह के टाइम में और सवाई माधो सिंह के टाइम में एक प्रमुख चित्रकार के रूप में था ये। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने में नियुक्त थे। देखो ये बहुत बड़ी बात है कि सवाई प्रताप सिंह के टाइम में कितने चित्रकार? लगभग 50 से ज़्यादा चित्रकार सूरत खाने में काम करते थे। 50 से ज़्यादा चित्रकार सूरत खाने में काम करते थे दोस्तों, जिनमें राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख है। ये देखो इनका नाम याद रखना है। ग्राम सेवक, गोपाल जी, हुक्मा जी, चिमना जी, शालिग्राम और लक्ष्मण आदि सब ये प्रमुख नाम हैं। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग रागिनी, 12 मासा आदि का चित्रण प्रधानतः हुआ है। इस टाइम किन का चित्रण हुआ है? एक तो है राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण ज़्यादा हुआ है, फिर नायिका भेद का चित्रण, राग रागिनी, 12 मासा आदि का चित्रण बहुत ज़्यादा बहुतायत में हुआ है। सवाई माधो सिंह के काल के सवाई जो राम सिंह जी है, सवाई राम सिंह जी के काल के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थापना 1857 ईस्वी में हुई है, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। ये लाइन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको आपको याद रखना है कि महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना 1857 में राम सिंह जी के टाइम में हुई है। और ये स्थापना किसने करी है? सवाई राम सिंह ने अपने काल में स्थापना करी है। और इस स्कूल का अभी क्या नाम है? इस स्कूल का अभी नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। इस नाम से भी ये स्कूल संचालित है। भित्ति चित्रण, पोती चित्रण, आदमकद पोर्ट्रेट, ये इस शैली की विशेषता है दोस्तों। आदमकद पोर्ट्रेट लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए, क्योंकि यहाँ पे मुगलों का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा था, यहाँ के शासक मुगलों के अधीन कार्य करते थे, इसलिए इनकी शैलियों में जो जयपुर शैली है, जो आमेर शैली है, उसमें मुगल प्रभाव ज़्यादा हुआ है। मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखना इन कलाकारों ने ये चीज़ें करी है। यानी कि मुगलता, जो मुगल प्रभाव है उसको, उसके साथ में जो राजस्थान की संस्कृति है, उसके जो रंग हैं, उसकी जो विविधता है, उसकी जो लोक कलात्मकता है, उसको भी बनाए रखा है इन्होंने। बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदमकद व्यक्ति चित्र एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशेष देन है। ये स्पेशल जयपुर शैली की विशेषता है, आदमकद पोर्ट्रेट वाला। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है जिसे स्थानीय भाषा में आला गिला कहते हैं। क्या कहते हैं? आला गिला या अराइस। ये भी सवाल कई बार परीक्षा में आया हुआ है। आला गिला या अराइस। क्या? अराइस। ये एक ऐसी पद्धति होती है दोस्तों, आला गिला या अराइस तथा मोराकसी कहा जाता है। इस पद्धति में क्या होता है, ये यहाँ से ध्यान रखना, आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इस पद्धति में चूने के तैयार प्लस्तर को घोट कर चिकना कर लिया जाता है। क्या करते हैं? चूने का जो तैयार प्लस्तर होता है उसको घोट लिया जाता है अच्छे से तरीके से, उसको अच्छी तरीके से घोट कर उसको चिकना कर लिया जाता है तथा इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गिला पद्धति का प्रारंभ आमेर से हुआ है, जो कच्छा व मुगल संबंधों के प्रभाव का परिणाम है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आला गिला, अराइस या मोराकसा, जो मोराकसी है, वो किस चित्र शैली की विशेषता है? तो ये जयपुर चित्र शैली की विशेषता है। और ये होती क्या है? ये चूने के प्लस्तर को जो तैयार प्लस्तर होता है उसको घोट कर
उसको अच्छी तरह से चिकना बना लिया जाता है और फिर इस पर कारीगरी की जाती है, इस पर चित्र बनाए जाते हैं। और हालांकि जो पद्धति है उसका राजस्थान में सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे पहले प्रयोग आमेर में हुआ है। जयपुर शैली का प्रभाव इसरदा, सिवाड़, भिलाई, उनियारा, चोमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा है, जिससे वहाँ ठिकाना पेंटिंग विकसित होती रही है। यानी कि जो ये ठिकाने हैं वहाँ पर भी जो जयपुर शैली है उसका प्रभाव रहा है और वहाँ पर अपने स्वतंत्र रूप से इन ठिकानों की शैलियाँ विकसित होती रही। तो ये थी दोस्तों जयपुर शैली, जयपुर शैली की विशेषता थी। इसके बाद में देखते हैं अलवर शैली। अलवर शैली में क्या कौन से चित्र है और किन राजाओं ने अलवर शैली को बढ़ावा दिया है और अलवर शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं। अलवर शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राव प्रताप सिंह के टाइम, कौन था? राव प्रताप सिंह। कब की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ 1775 ईस्वी को। उससे पहले अलवर और जयपुर की शैली दोनों एक ही थी, लेकिन 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग हुई है और राव प्रताप सिंह के समय स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आ गई। कौन? अलवर शैली। उनके शासनकाल में शिव कुमार और डालूराम, एक का नाम है शिव कुमार, दूसरे का नाम है डालूराम, ये दो चित्रकार थे, जयपुर से अलवर आए। ये दोनों क्या हुआ? जयपुर से अलवर आए, जयपुर से अलवर आए। राजगढ़ के किले, राजगढ़ का जो किला है अलवर का, राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के समय के बने हैं। किन के समय के? राव राजा प्रताप सिंह के टाइम में शीश महल में जो अंकित भित्ति चित्र है वो इन्हीं के समय के हैं। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र हैं। जो ये चित्र हैं शीश महल में जो बने हुए चित्र हैं, भित्ति चित्रण जिस प्रकार से हुआ है वो अलवर शैली के प्रारंभिक चित्रों में आते हैं और सर्वोत्कृष्ट चित्र हैं। राजगढ़ के मेलों में शीश महल का चित्रण करवाकर बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की शुरुआत की थी। जो अगले जो शासक हुए हैं वो है बख्तावर सिंह। उन्होंने इसी शीश महल में चित्रण करवाकर अलवर शैली में चित्रकला की शुरुआत करी है। किसने करी है? बख्तावर सिंह ने। किसने करी है? बख्तावर सिंह ने। बलदेव, डालूराम, सलगा, शालिग्राम उनके राज्य के प्रमुख चित्रे थे। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र, जिनमें नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराजा का चित्र कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। ये सभी चित्र बने, देखो दोस्तों, बख्तावर सिंह के समय सैकड़ों चित्र नाथों के बने, जोगियों के, फकीरों से जंगल में जो महाराजा स्वयं जंगल में चर्चा कर रहे हैं और उनके चित्र बने हैं। कभी नाथों से चर्चा कर रहे हैं, कभी जोगियों से कर रहे हैं, कभी फकीरों से कर रहे हैं। कौन? स्वयं राजा बख्तावर सिंह, और उनके चित्र बनाए हैं। सैकड़ों की संख्या में चित्र बने हुए हैं। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला में उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। ये देख लो कितनी बड़ी बात है कि विनय सिंह का जो स्थान अलवर की चित्रकला में वही है जो मुगल काल की जो चित्रकला थी उसमें अकबर का था, वही स्थान विनय सिंह का है। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। गुलिस्ता का सुलेखन एवं चित्रांकन उनके शासनकाल की एक अनोखी घटना है। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1 लाख रुपए खर्च हुआ। बहुत बड़ी बात है। उस समय 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। उस समय जो गुलिस्ता चित्र है, कौन सा? गुलिस्ता, जो गुलिस्ता चित्र है इसको तैयार करने में उस समय 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके चित्र बलदेव और गुलाम अली ने बनाए हैं। जो गुलिस्ता है उसको किसने बनाया है? गुलाम अली और बलदेव ने बनाया है दोस्तों। बलवंत सिंह के समय शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों और लिपटवा पट चित्रों का निर्माण किया है। जो बलवंत सिंह जी है इनके टाइम में शालिग्राम ने, जमुनादास ने, छोटेलाल ने,
बक्साराम ने, उसके बाद में नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों और लिपटवा पटचित्रों का निर्माण किया है। शिवदान सिंह के शासनकाल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। नफीरी वादन, नफीरी वादन का चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। जो नफीरी वादन का चित्र है वो इस शैली का सर्वोत्कृष्ट शैली का सुंदर उदाहरण है। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद तथा उदयराम ने विशेषतः हाथीदांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया है। देखो दोस्तों, हाथीदांत की फलक पर सूक्ष्म चित्रण किन के टाइम हुआ है? महाराजा मंगल सिंह के टाइम में। एक कलाकार है मूलचंद, दूसरा है उदयराम। इन्होंने हाथीदांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया है। महाराजा जयसिंह के शासनकाल में रामगोपाल, रामप्रसाद, जगमोहन, रामशाही नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा है। अलवर चित्र शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेषतः जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जा सकता है। देखो, जो अलवर शैली है उसमें ईरानी, मुगल, राजस्थानी के साथ में जयपुर शैली का समन्वित रूप है। तो सभी शैलियाँ इस शैली में है। इस शैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल में बनाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि वे कौन सी शैली है जिसमें पुरुषों की आकृति मुख की जो आकृति है वो आम की शक्ल में बनाई जाती है, वो है अलवर शैली। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो महिलाएं हैं उनके कद ठिंगने हैं, ऊटी, वेणियाँ, अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की प्रमुख विशेषता है। दोस्तों, वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो वेश्याओं के चित्र है वो सिर्फ और सिर्फ किस में बने हैं? अलवर शैली में बने हैं। सुंदर बेलबूटों वाली वसलियों का निर्माण अलवर शैली की निज विशेषता है। ये जो विशेषताएं हैं दोस्तों, ये इस जो शैली है, जो पर्टिकुलर शैली होती है उसकी अपनी खुद की स्वयं की विशेषता होती है। इसमें देखो क्या है, एक तो है वेश्याओं के चित्र इस शैली में बने केवल और केवल। दूसरी, सुंदर बेलबूटों का प्रयोग भी इस शैली की अपनी विशेषता है दोस्तों। उसके बाद में अलवर शैली के बाद में उनियारा शैली। उनियारा नरूका ठिकाने के वंश ने इस शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। यानी कि उनियारा में नरूका जो गोत्र होती है, नरूका ठिकाने के वंश ने इस शैली का विकास किया है। राव राजा सरदार सिंह जो उनियार के ठिकाने के सरदार थे ने धीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन, भीम आदि जो कलाकार हैं उनको अपने राज्य में, अपने दरबार में रखा। राम, सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान मीरबख्श द्वारा चित्रित उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है। उनियारा शैली का कोई पूछ ले आपको कि उनियारा शैली को सब बढ़िया चित्र किसो है, तो आपको बताना है राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान को जो चित्र है। और कौन बनाई हुई इन्हें बनाने वाला आदमी हो मीरबख्श के द्वारा राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान का बनाया गया चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है। उनियारा शैली में बूंदी और जयपुर शैली का समन्वित रूप दिखाई देता है। यानी कि जो उनियारा शैली है उस पर देखो, एक तो बूंदी शैली का प्रभाव दिखाई देगा आपको और एक जयपुर शैली का प्रभाव दिखाई देगा। ये बातें आपको उनियारा शैली में ध्यान रखनी है। उनियारा शैली के बाद में शेखावटी के भित्ति चित्र, यानी कि शेखावटी क्षेत्र चूरू, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र को कहते हैं। दोस्तों, वहाँ पे भित्ति चित्रण यानी कि दीवारों पे किस प्रकार से चित्रण हुआ है और ये किस प्रकार की शैली में आता है। दोस्तों, जयपुर शैली के जो भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावटी पर पड़ा है। यानी कि जयपुर शैली का जो भित्ति चित्रांकन हुआ है उसका प्रभाव अपने पड़ोसी जो जिले हैं शेखावटी, वहाँ पे इनका प्रभाव बहुत पड़ा है। 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शेखावटी के जो श्रेष्ठ जन थे, श्रेष्ठ जन का मतलब होता है व्यापारी। क्या होता है दोस्तों? व्यापारियों ने विशाल हवेलियां निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन और परिसर दिया। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ, इन 50-60 सालों में
जो शेखावटी के व्यापारी लोग थे, शेखावटी के जो श्रेष्ठ जन लोग थे, उन्होंने वहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही कलात्मक हवेलियों का निर्माण करवाया और इन हवेलियों पर जो जयपुर शैली है उसका जो भित्ति चित्रांकन है इन हवेलियों की दीवारों पर करवाया है। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसव आदि स्थानों का भित्ति चित्रण अनूठा है। जो ये स्थान बता रहा हूँ मैं दोस्तों, नवलगढ़ की हवेलियाँ फेमस है, रामगढ़ की हवेलियाँ फेमस है, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाव, इन सभी क्षेत्रों की हवेलियाँ बहुत फेमस है और इन सभी क्षेत्र में हवेलियाँ बनी हैं और इन हवेलियों के भित्ति चित्रण बहुत शानदार हुआ है। इन हवेलियों पे जो भित्ति चित्रण हुआ है वो अनूठा और अद्वितीय हैं। इन भित्ति चित्रणों के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ओपन आर्ट गैलरी किसको कहा जाता है, शेखावटी को क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हवेलियाँ बनी हुई है और हवेलियों की जो दीवारें हैं वहाँ पे बहुत ही सुंदर शानदार कलात्मक रूप से भित्ति चित्रण हुआ है, इसलिए इसको ओपन आर्ट गैलरी यानी कि खुले में कलात्मक जो चीज़ें बनाई गई है, जो चित्र बनाई गई है वो सब चीज़ें खुले में, आप इसको खुले में देख सकते हो, इसलिए इसको ओपन आर्ट, खुली कला है, ये खुली कला के रूप में दर्शाई गई है और शेखावटी की कला को ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। बड़े बड़े हाथी और घोड़ों, चौबदारों, चवर धारणियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। दोस्तों बड़े बड़े हाथी, इनकी दीवारों पे बड़े बड़े हाथियों के चित्र, घोड़ों के चित्र, चौबदारों के चित्र, चंवर धारणियों का अंकन और गवाक्ष के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। छज्जे के नीचे जो टोडों के मध्य में चित्रों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्ल युद्ध, कुश्ती, दधी मंथन, गोहदोन, विचित्र पशु पक्षियों, देवी मिथकों, राक्षसों, काम कला, राग रागिनी, साधु संतों, लोक कथाओं का विशेष अंकन किया है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो शेखावटी की हवेलियां हैं उनमें चित्रकला का किस प्रकार से चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं, किसके चित्र बनाए हैं, मल्ल युद्ध के, कुश्ती के, दधी मंथन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षी, राक्षसों, कामकला, राग रागिनी, साधु संत, लोक कथाओं आदि का विशेष अंकन मिलता है। यहाँ की दीवारों पर बड़े बड़े हाथी बनाए गए हैं, घोड़े बनाए गए हैं, चौबदार बनाए गए हैं। ये सभी कलाकारों की कला का प्रदर्शन इन दीवारों पे, जो हवेलियाँ की भित्तियाँ हैं, दीवारें हैं, उस पे हुआ है। हवेलियों की जो बाह्य दीवारों एवं अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावटी शैली की विशेष देन है। दोस्तों शेखावटी के भित्ति चित्रण में कथई रंग, नीले और गुलाबी रंग की प्रधानता है। यानी कि जो शेखावटी का भित्ति चित्रण हुआ है उसमें एक तो कथई रंग प्रयोग में आया है, दूसरा नीला रंग प्रयोग में आया है और तीसरा गुलाबी रंग। इन तीन रंगों की प्रधानता देखी गई है। किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का शरण हो रहा है फ्रांस के। देखो दोस्तों, अब इन जो ये हवेलियाँ हैं उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और अब इन हवेलियों का शरण हो रहा है। सरकार को चाहिए कि इन हवेलियों का संरक्षण करें दोस्तों, क्योंकि ये राजस्थान में अद्वितीय हैं। ऐसी कला अब वापस नहीं बन सकती है। 19वीं और 20वीं सदी में जो ये कलात्मक शानदार हवेलियाँ बनी हैं उनमें भित्ति चित्रण हुआ है वो अद्वितीय हैं। इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस पे सरकार को इसके प्रयास में, इसके बचाव में सरकार को प्रयास करने चाहिए। फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर एक मिसाल पेश की। देखो, एक अंग्रेज है फ्रांस के अंग्रेज नदीन ला प्रेस, एक आदमी जो बाहर का है, विदेश का है, उसने इस जो कला है उसकी महत्व को, इस कला के विकास को समझा है और इस
जो हवेलियाँ हैं उसके भित्ति चित्रों को संरक्षण करने के लिए बहुत शानदार काम किया है और एक मिसाल पेश की है कि हम भी इन भित्ति चित्रों को, इन हवेलियों को सुरक्षित करें। हमारी सरकार को और आमजन को भी इन भित्ति चित्रों को सुरक्षित करना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास में पूरा का पूरा जो इससे पहले की जो क्लास हुई है उसमें जो चैप्टर नंबर 5 है वो पूरा कर लिया दोस्तों अपन ने। और जो चित्रकला है राजस्थान की चित्रकला को आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आप इससे पहले की जो क्लास है उनको देख लेना दोस्तों। राजस्थान की चित्रकला को आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है। यदि दोस्तों आपको ये क्लास से पसंद आ रही है, आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो आप इन क्लासों को लगातार देखते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए, इन पे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम का जो चैनल है वो आप ज्वाइन करें दोस्तों। आप यूँ ही पढ़ते रहें, आनंद लेते रहें दोस्तों, और इस शांति काल का उपयोग करते रहें। शांति काल में जो आप तैयारी करते हैं वो आपको एक ना एक दिन ज़रूर सफलता दिलाएगी। तो दोस्तों आप इसी तरह पढ़ते रहें, आनंद करते रहें, मस्त रहें। थैंक यू दोस्तों। जो कल की क्लास होगी उसमें लोक कला पढ़ेंगे।